स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन में, जिसमें कि हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ हम खासकर अध्यापक शिक्षा टीचर एजुकेशन से संबंधित वीडियो का निर्माण करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र द्वारा अभी हाल ही में बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर लिया गया था असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में। अगर आपको बीएड से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या है, उस बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे इस चैनल से संबंधित कुछ पीडीएफ कॉपी वगैरह या कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हम टेलीग्राम ऐप पर भी उपलब्ध करवाते हैं, तो टेलीग्राम ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और प्रत्येक उस विद्यार्थी को फ़ायदा मिल सके जो अभी सेकेंड ईयर के पेपर देने वाला है। हरियाणा में अध्यापक शिक्षा के संबंध में बीएड से संबंधित जितने भी कोर्स हैं उन सभी में पाठ्यक्रम लगभग एक जैसा ही है, कुछ थोड़ा बहुत ही अंतर है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर आप एमडीयू, सीडीएलयू या सीआरएसयू जींद यूनिवर्सिटी में बीएड कर रहे हैं तो बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर का अगर आप अध्ययन करते हैं तो आप उससे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये आइडिया आ जाता है कि क्वेश्चन को किस रूप में हैंडल करना है, किस रूप में वो आएगा और कितनी मात्रा में उसका उत्तर देना है। वीडियो का अधिकतम फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत से आखिर तक देखें। असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर के लिए जो प्रश्न पत्र बनाया गया था वो 3 घंटे और 80 नंबर का था। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न चुनते हुए किन्हीं 4 और प्रश्नों का प्रयास करें। सभी प्रश्नों के अंक समान है। प्रश्न नंबर 1 कंपलसरी का मतलब ये है कि यहाँ ऑप्शन में सिर्फ 4 ही प्रश्न दिए जाते हैं, ऑप्शन अधिक नहीं दिए जाते। तो क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, आंकलन क्या है? आंकलन एक तरह से किसी चीज़ों के बारे में उसका अध्ययन करना एक तरह से आंकलन है। आंकलन यानी उसी चीज़ का अध्ययन करना, उसके बारे में जानना, ये एक तरह से आंकलन है। तो ये इसके टाइटल से जुड़ा हुआ प्रश्न है और काफ़ी अच्छा और आसान प्रश्न दिया है। इसी में दूसरा प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण क्या है? अचीवमेंट टेस्ट। जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति किसी पाठ्यक्रम को पढ़ता है और उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद में उसने क्या अचीवमेंट प्राप्त की है, उसने क्या कुछ प्राप्त किया है, तो ये एक तरह से अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से जांचा जा सकता है। जैसे विद्यालय में विद्यार्थियों को जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उस पाठ्यक्रम में जैसे एक तरह से वीकली टेस्ट होते हैं, हाफ मंथली टेस्ट होते हैं, मंथली होते हैं, या जैसे क्वार्टरली 3 मंथ से 6 मंथ है, या फुल सिलेबस का एनुअल जो एग्ज़ाम होते हैं। तो ये एक तरह से पाठ्यक्रम का एक पार्ट पढ़ाया गया और उस एक पार्ट को फिर एक तरह से परीक्षा के माध्यम से आंकलन किया गया, तो वो एक तरह से अचीवमेंट टेस्ट माना जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सीसीई, सीसीई पैटर्न जो है वो एक तरह से सीबीएसई द्वारा फॉलो किया गया और ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है। वर्तमान में इसी पैटर्न का ही प्रयोग विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें कि बच्चे का पूरे वर्ष भर मूल्यांकन चलता रहता है। पहले जैसे केवल मात्र साल में एक बार वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था, जिसमें कि बच्चा कुछ महीने ट्यूशन पढ़ करके या कुछ महीने पढ़ करके उस परीक्षा को पास कर लेता था। लेकिन अब सीसीई पैटर्न में पूरे वर्ष भर बच्चे का आंकलन किया जाता है और इस आंकलन के माध्यम से उसका संपूर्ण विकास है वो संभव हो पाता है। अब उसे पूरे वर्ष भर पढ़ना पड़ता है, पूरे वर्ष भर एक्टिव रह करके सीखना पड़ता है। प्रश्न नंबर 4,
केंद्रीय प्रवृत्ति के मापदंड क्या है? व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप जैसे मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जो हैं, अगर आप न्यूमेरिकल पार्ट करते हो तो अच्छी बात है, न्यूमेरिकल पार्ट उसमें नहीं करते हो तो कम से कम उसका थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो आपको जरूर करना चाहिए। इकाई नंबर 1, प्लेसमेंट और प्रमाणन के लिए मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। प्लेसमेंट यानी कि एक तरह से कोर्स पूरा होने के बाद में जो जॉब दी जाती है, जिसमें कि विभिन्न कंपनियां आकर के विद्यालयों में, खासकर हमारे भारत में जो आईआईटी वगैरह हैं, एमबीए वगैरह हैं, जहां प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, वहां पर कंपनियां आकर के जॉब रिप्लेसमेंट करती है। तो वो एक तरह से प्लेसमेंट के रूप में आप उन चीज़ों को, प्लेसमेंट के रूप में आप इस चीज़ का जो उत्तर है वो दे सकते हो। लेकिन यहाँ आपको पहले दिमाग में ये चीज़ें क्लियर करनी होंगी कि प्लेसमेंट क्या है और फिर उसका सर्टिफिकेशन किस रूप में होता है। इस में जो दूसरा प्रश्न है, गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न जो है वो थोड़ा ज़्यादा आसान है। गुणात्मक मूल्यांकन जहाँ बच्चों में वैल्यू के डेवलपमेंट करने के संबंध में बात की जाती हो कि क्योंकि मूल्यों का अगर विकास नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा जो है वो नीरस हो जाएगी। शिक्षा का उद्देश्य समाज के हित में तभी हो सकता है जब उसमें मूल्यों के विकास किया जाए। जैसे मूल्यबोध शिक्षा, नैतिक शिक्षा जो पढ़ाई जाती है वो इसी रूप में पढ़ाई जाती है ताकि बच्चे में गुणात्मक विकास हो सके। ठीक इसी तरह जो आध्यात्मिकता या धार्मिकता पढ़ाई जाती है जिससे कि बच्चों में एक तरह से समानता, विश्व बंधुत्व की भावना, ये चीज़ें जो आती हैं ये एक तरह से गुणात्मक शिक्षा के अंतर्गत आ जाती है। जबकि अगर गुणात्मकता न हो तो बच्चा जो है वो एक मशीन के रूप में काम करेगा, अच्छे बुरे के रूप में वो अपने मन मस्तिष्क से काम नहीं कर पाएगा। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर यस और नो दो ही रूप में काम करता है, जबकि मनुष्य यस और नो की बजाय खुद उस चीज़ का आंकलन करता है और उसके आधार पर वो अपने क्रियाओं को करता है। ठीक इसी तरह मात्रात्मक मूल्यांकन में एक तरह से चीज़ों को अंक के रूप में उस चीज़ का मापन करना मात्रात्मक रूप में होता है। जैसे बच्चों को प्रथम, द्वितीय या तृतीय एक तरह से जो स्थान दिया जाता है, डिवीज़न दी जाती है, या फिर उसके जो परसेंटेज अंक दिए जाते हैं, ये एक तरह से मात्रात्मक रूप में माने जाते हैं और इसी से मात्रात्मक मूल्यांकन जो है वो बनता है। इकाई नंबर 2, संशोधित उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप तभी अच्छे से दे पाओगे जब आपने इन बिंदुओं को अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छा से समझा हुआ है। संज्ञानात्मक जो संज्ञान से एक तरह से ज्ञान से जुड़े हुए हैं, भावात्मक जो भावों से जुड़े हुए हैं, साइकोमोटर जो एक तरह से साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो है, इन तीनों तरह के बिंदुओं को हमने यहाँ ध्यान में रखते हुए तीन रूप में इनको बराबर मात्रा में उत्तर देते हुए यहाँ अच्छे अंक जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी का जो दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, व्हाट आर द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, डिस्कस। तो ये जो दूसरा प्रश्न है ये ज़्यादा आसान और ज़्यादा अच्छा है। जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के निर्माण के चरण चर्चा क्या है, चर्चा करें। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक तरह से डायग्नोज हमारा करता है, यानी हमारी किसी भी तरह की कोई हल्की फुल्की बुखार है या हम बीमार हैं तो उसका एक तरह से वो मापन करता है। जैसे बुखार का मापन करने के लिए वो थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करता है, या इसी तरह वो एक तरह से लेबोरेटरी से संबंधित किसी तरह के कोई टेस्ट वगैरह करवाता है। तो ये एक तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं। तो इसी तरह के जो टेस्ट होते हैं वो एजुकेशन में भी, शिक्षा में भी बच्चों का आंकलन करने के लिए तैयार किए जाते हैं। तो इन टेस्ट का निर्माण के चरण क्या क्या हैं, इन पे चर्चा कीजिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है
और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इस प्रश्न का उत्तर पहले प्रश्न की बजाय बहुत बढ़िया और अच्छे अंक के रूप में दे सकते हैं। यूनिट नंबर 3, सामूहिक गतिशीलता से क्या समझते हैं? सामूहिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाली प्रकृति और कारकों का पर चर्चा कीजिए। तो सामूहिक गतिशीलता जो है बहुत ही अच्छा और बढ़िया प्रश्न है। समूह में एक तरह से जो गतिशीलता पाई जाती है, लोग समूह में इकट्ठे होते हैं और फिर उसके बाद में उनकी एक जो गतिशीलता होती है वो एक तरह से सामूहिक गतिशीलता के रूप में होती है। तो सामूहिक गतिशीलता एक समूह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और सामूहिक गतिशीलता के आधार पर ही लोग सामूहिक होने के बाद में एक तरह से सोसाइटी के विकास के लिए कार्य करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और आसान प्रश्न है। सामूहिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाली प्रकृति और कारकों पर चर्चा कीजिए। तो इससे संबंधित क्या प्रकृति होती है, किस तरह से सामूहिक गतिशीलता एक तरह से क्या इसकी प्रकृति होती है, किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है और कारकों के रूप में इसकी चर्चा की जाती है। कौन कौन से ऐसे मुख्य कारक हैं जिसकी वजह से सामूहिक गतिशीलता जो है वो प्रभावित होती है। काफ़ी अच्छा और बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7, पोर्टफोलियो मूल्यांकन का अर्थ और कार्यक्षेत्र। तो मूल्यांकन से एक तरह का ये पोर्टफोलियो मूल्यांकन भी उसका एक पार्ट है और इसका अर्थ और कार्यक्षेत्र के बारे में पूछा गया है। इसी का दूसरा प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन में शिक्षकों के सामने समस्याएं। तो यहाँ आपने पार्ट 1 में सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में पूछा गया था, क्या है एक तरह से अभिप्राय क्या है, और यहाँ शिक्षकों के सामने इससे क्या समस्याएं आती हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE पैटर्न के लिए। तो उस संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है। CCE पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान प्रश्न है। अच्छे से आप याद कर लें ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। यूनिट नंबर 4, डिफाइन द क्लासिफाई ग्रेडिंग, व्हाट आर द यूज ऑफ ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो इस यूनिट में ये जो 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ग्रेडिंग को परिभाषित और वर्गीकृत कीजिए, छात्रों के प्रदर्शन की ग्रेडिंग के क्या उपयोग हैं। वर्तमान में विद्यार्थियों को परसेंटेज और अंक न दे करके ग्रेड दिया जा रहा है ABCDE। तो ये ग्रेडिंग जो है वो एक तरह से वर्तमान का कॉन्सेप्ट है। इसमें एक तरह से विद्यार्थियों में एक दूसरे से कम ज़्यादा परसेंटेज की जो देख करके एक तरह से जो द्वेष की भावना आ जाती है, हीन भावना आ जाती है, उसका एक तरह से यहाँ नहीं विकास नहीं हो पाता। इसलिए ग्रेडिंग प्रणाली को वर्तमान में बहुत अधिक प्रयोग किया जा सकता है। तो इसको परिभाषित करना है और एक तरह से इसका जो वर्गीकरण है उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। साथ ही साथ छात्रों के प्रदर्शन की ग्रेडिंग के क्या उपयोग हैं, छात्रों के लिए ग्रेडिंग जो है वो किस तरह से उपयोगी है के बारे में भी यहाँ पूछा गया है, जो कि बहुत ही आसान और बढ़िया प्रश्न है। इसी प्रश्न पत्र का जो अंतिम प्रश्न है, प्रतिक्रिया का अर्थ क्या है, फीडबैक। आजकल जैसे कोरोना संक्रमण काल में आपने देखा होगा कि बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो वेबिनार करवा रहे हैं और इन वेबिनार के कंप्लीट होने के बाद में एक फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है और उस फीडबैक फॉर्म के आधार पर ही सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो फीडबैक फॉर्म वो एक तरह से फीडबैक फॉर्म है, या फिर विभिन्न तरह की चीज़ों के बारे में, जैसे हम कई बार कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं, चाहे वो बैंकिंग से जुड़ा हुआ हो, टेलीफोन से जुड़ा हुआ हो, तो कस्टमर केयर का जो प्रश्न होता है वो बातों ही बातों में हमें आंकलन कर लेता है कि ये व्यक्ति फीडबैक फॉर्म में किस तरह की प्रतिक्रिया देगा, संतुष्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके बाद वो हमें कहते हैं कि आपको एक फीडबैक फॉर्म उपलब्ध होगा जिसका कि आप उत्तर दें। तो वो फीडबैक फॉर्म यानी किसी भी चीज़ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उसके बाद में हम उस चीज़ का फीडबैक देते हैं। तो वो फीडबैक फॉर्म उन्हें अपने आप में किसी भी तरह की अगर कोई समस्या है तो उस समस्या या कमियां हैं तो उनको दूर करने के लिए बहुत ही सहायक होता है। अधिकतर फीडबैक फॉर्म जो होते हैं वो भरवाए जाते हैं। सामान्य तौर पे हम प्रतिक्रिया के रूप में कह देते हैं कि ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ अच्छी नहीं थी, या आपको इस चीज़ में ऐसे ध्यान देना चाहिए। लेकिन बड़े लेवल पर विस्तृत रूप में जब बात की जाती है तो फीडबैक फॉर्म भरवाए जाते हैं और इन फीडबैक फॉर्म में जो सुझाव अधिकतर मात्रा में दिए जाते हैं उसके आधार पर उस कार्यक्रम में एक तरह से सुधार करने का पूरा
प्रयास किया जाता है। तो ये एक तरह से फीडबैक फॉर्म है। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए हितधारक की प्रतिक्रियाओं के महत्व पर चर्चा कीजिए। जैसे विद्यालय में फीडबैक फॉर्म भरवाया जा सकता है स्टूडेंट के माध्यम से, पेरेंट्स के माध्यम से, या आसपास की सोसाइटी के जो लोग हैं उनके माध्यम से, और फिर उनके द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं उन सुझावों में किसी भी तरीके से जो सुझाव अधिकतर व्यक्तियों ने दिया है उन सुझावों के आधार पर उस पूरे के पूरे कार्यक्रम में एक तरह से सुधार करने के लिए फीडबैक के जो फॉर्म में जो एक तरह से डाटा कलेक्ट किया जाता है उसके आधार पर सुधार किया जा सकता है। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर के पेपर दे रहे हैं तो आपको बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के संबंध में भी एक वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। इन वीडियो का लिंक हमारे इस चैनल की वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें, वहाँ अगर आप चेक करोगे तो वहाँ आपको इन वीडियो का जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ओल्ड पेपर से संबंधित है वहाँ आपको इनका लिंक प्राप्त हो जाएगा। YouTube चैनल पर जब आप इस वीडियो को प्ले करते हैं तो वीडियो को प्ले करने के दौरान चैनल के इस वीडियो के इस कॉर्नर में हमारा एक लोगो आता है। उस लोगो पर जाकर के जब आप कर्सर को लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आ जाता है और आप इस चैनल को वीडियो देखने के दौरान ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बीएड के संबंध में अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर 9355695753 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की हमारी जो अन्य वीडियो हैं, अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो मोर पे क्लिक करोगे तो वहाँ आपको जैसे ये बीएड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के संबंध में वीडियो है। इन वीडियो के आधार पर आप एक तरह से मोटे मोटे ये जान सकते हैं कि प्रश्न कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को कम से कम इन प्रश्नों को अवश्य पढ़ें ताकि आप एक अच्छी परसेंटेज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को देखने के साथ ही आप हमारे इस YouTube चैनल की वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमारी ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच पाती है। इन वीडियो निर्माण का हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि बीएड के विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, जिससे कि उनके अच्छे अंक प्राप्त हों और वो एक अच्छे टीचर का निर्माण हो सके। धन्यवाद।